वेलकम टू आलोक क्लासेस। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों का पार्ट 4 है जिसमें हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। अब इसमें दिया है कि इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.50 यानी कि 3.5 रुपए किसके लिए लग रहा है टू बाय 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है। हिज जनरेटर हैज अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 किलोवाट। द जनरेटर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट दिस मैक्सिमम पावर फॉर 3 आवर्स। कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल बोर्ड। देखो कहने का यहाँ पे ये है कि 1 किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितने रुपए में मिल रही है? 3.5 रुपए में मिल रही है, 3.50 पे। अब उसके पास में एक जनरेटर है जो कि 2 किलोवाट आवर प्रोड्यूस करता है। क्या कर रहा है? पावर 2 किलोवाट आवर पावर ये क्या कर रहा है? 2 किलोवाट पावर ये क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। और यही जनरेट की हुई पावर मैक्सिमम जनरेट की हुई पावर 3 घंटे के लिए काम में आ रही है। मान लेते हैं कि भाई आप गए हैं शादी में आया जनरेटर। अब आपको शादी में केवल 3 घंटे की जरूरत है। मान लेते हैं 3 घंटे की जरूरत है, खाना पीना है ना, जयमाल वगैरह मान लेते हैं, सब मिलाकर के 3 घंटे हुए, या मैं कहता हूँ 5 घंटे हुए। 5 घंटे की पावर आपको चाहिए। तो जो जनरेटर है वो आपको कितनी पावर दे रहा है? 2 किलोवाट आवर दे रहा है। 2 किलोवाट पावर दे तो रहा है, साथ ही साथ में 5 घंटे उसको आप यूज कर रहे हो। तो यही चीज इतनी ही पावर, जितनी पावर ये 5 घंटे के लिए दे रहा है ये जो जनरेटर आपका, उतनी ही पावर अगर हम जो है खंबे से ले, जो खंबा आता है ना, कौन सा? अरे वो वाला खंबा नहीं, दारू पीने वाला नहीं, ठीक, वो वाला खंबा कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी वाला खंबा। वहां से हम क्या कर रहे हैं? 5 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। और कितना पावर चाहिए हमें? 2 किलोवाट पर आवर चाहिए और 5 घंटे के लिए चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे कितना दिया हमें? 3 घंटा चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं कि भैया एनर्जी कितनी खर्चा हो रही है ना, क्योंकि ये जो है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर पर आवर इतने रुपए की है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें पावर दी है और हमें टाइम दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा? E इक्वल्स टू P इंटू टी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। लास्ट लेक्चर जो हमारा था, लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया था? अगर नहीं ध्यान है तो अभी नोट कर लो। अगर अच्छे से करना है तो लास्ट वाला भी वीडियो देखो, ये वाला भी वीडियो देखो, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर कितना है? 2 है, टाइम कितना है? 3 है। तो कितनी हो गई? 6 किलोवाट आवर। ये हमारी कितनी हो गई? एनर्जी हो गई। ये एनर्जी हमें 6 किलोवाट आवर एनर्जी है। अब बताओ कितना रुपए उसको खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि कितना रुपए उसको देना पड़ेगा इस 3 घंटे की एनर्जी के लिए। तो 3 घंटे के एनर्जी के लिए क्या होगा? 6 इंटू 3 आवर्स। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी हमें कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए? कॉस्ट फॉर 3 आवर्स एट 3.50 रुपीज। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3.50। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 630, पॉइंट लगा है यहाँ पे, हो जाएगा 321। कितना? 3 घंटे के लिए उसको 21 रुपए देने होंगे। तो ये आपका क्लियर हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, तो कोशिश यही करिएगा जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा। यहाँ तक कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, वो 3 वीडियो जरूर से जरूर देखो। अगर आपको फिजिक्स में फुल मार्क्स चाहिए तो ये जो 3 से 4 वीडियो मैं बना रहा हूँ, 4 से 5 वीडियो जो बनाऊंगा अभी, और 1-2 वीडियो और हो सकता है बनाऊं, जितने भी वीडियो मैं बनाऊं, ये एग्जाम से पहले इन सभी के क्वेश्चंस आप रट लीजिए। जो करना है कर लो, अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो।
बोर्ड्स में। तो ये लीजिए, छाप लीजिए आप इसको, और मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या है, पूछा क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1, और दिया क्या है, हमें वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, और ये रेजिस्टेंस दिया है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस वाले की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगी, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ये जो सर्किट है पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो ये क्या है, पैरेलल में दिया है। जब हम इसको पैरेलल में से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बन जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि इस पैरेलल का पूरा एक ही तो बनेगा। तो ये जब एक बनेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बन जाएगा, हमारा सर्किट ऐसा बन जाएगा ना, देखो ऐसा बन जाएगा। तो देखो अब ये सीरीज में आ जाएंगे, अब ये सीरीज में आ जाएंगे तो हमें टोटल क्या पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले ये सीरीज में पैरेलल में है तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/Rp इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1। R1 हो गया, ठीक। अब Rp एलसीएम लेंगे 10, यह हो जाएगा 2 प्लस 1, 1/Rp 3/10 प्लस 1/R1। जब फिर से इसको लेंगे तो 10R1 इसका एलसीएम हो जाएगा 3R1 प्लस 10, ये हुआ, ये हो गया हमारा 1/Rp। तो Rp हमारा क्या हो जाएगा, Rp हो जाएगा हमारा 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10, क्यों, ये हो जाएगा। अब देखो ये किस में आ गया, देखो ये इसमें आ गया, यानी कि ये कितना हो गया, 3R1 प्लस 10 और 10R1 हो गया, है ना। ये रेजिस्टेंस, अब ये 6 है और ये 6 है, जब इसको 6 और 6 प्लस 6 12 प्लस ये, तो क्या हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 12 प्लस 10R1 3R1 प्लस 10, क्यों, ये हो जाएगा बिल्कुल। देखो अब इसको अगर हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और यहाँ पे हमें वोल्टेज और आई की वैल्यू दे रखी है, यानी कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे रखी है, तो हम आर यहाँ से निकाल सकेंगे। तो देखो वोल्टेज हमारा कितना है 30, और ये कितना है हमारा 2, और ये आर हमारा कितना है इनटू में है, ठीक, प्लस 10R1 3R1 प्लस 10 हो गया, ये आएगा इधर, तो 30/2 12 प्लस 10R1 3R1 प्लस 10 हो गया। तो ये और ये कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसको इधर लेकर के आते हैं तो -12 10R1 3R1 प्लस 10 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 3R1 प्लस 10R1 9R1 प्लस 30 इक्वल्स टू 10R1। R1 इसको इधर ले आओगे तो सॉरी इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गए, एक बचा, तो ये 30 है और उधर बचा R1। R1 की वैल्यू क्या आ गई 30 ओम, क्या आ गई 30 ओम आ गई, किसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन नंबर भी अच्छे खासे आपको दे करके जाएगा। हाँ मैंने एक एक स्टेप बताया है इसलिए आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद करोगे इसे तो आपको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी करने में। तो कोशिश यही करना है कि हमें कॉम्प्लेक्स नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको क्या करो, सिंपल बनाने की कोशिश करो, सिंपल करोगे तभी सॉल्व हो पाएगी। अगर आप कॉम्प्लेक्स करते जाओगे तो फिर नहीं हो जाएगी, नहीं होगी सॉल्व, समझ गए ना। देखो क्वेश्चन होता है आसान लेकिन हम उसको कर देते हैं कॉम्प्लेक्स। तो चीज़ें अगर कॉम्प्लेक्स हो रही हैं तो उसको सिंपल यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स में बांट करके देखो, फिर आसान हो जाएगी सारी चीज़ें। तो छाप ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, पता नहीं आएगा आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं ये बताना चाहता हूँ आगे आप लोग जानकारी के लिए। बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, आगे आप लोग इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को। 11th-12th में आप हो सके इसको पढ़ोगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इंजीनियरिंग वगैरह में यूज़ होता है। और बहुत इस समय मतलब इंडिया में बाहर भी कई जगहों पे ये यूज़ होता है। व्हाट इज द सुपर कंडक्टर। अब देखो, अब सुपर कंडक्टर होता क्या है। अभी हमें ये पता था कि कंडक्टर क्या होता है। अब भाई कंडक्टर का मतलब है जिसमें से क्या हो, करंट पास हो। क्यों? जिसमें से हमारा जो करंट है वो पास हो, वो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी फ्लो करती रहे, और बीच बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी है। क्यों? यही पढ़ा था हम लोगों ने कि ये कंडक्टर होता है। अब सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर वो चीज होती है जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। अरे बाप, रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये तो फिर आइडियल कंडीशन हो गई। मतलब कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। बिल्कुल, धरती पे कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसपे रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन 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 कोई भी कंडक्टर हम उसको सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। जो कोई भी कंडक्टर है उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ये है कि जो ये कंडक्टर है, मान लेते हैं यही है, इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक। अब इस कंडक्टर को हम इतना ज्यादा ठंडा कर दें कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये कंडीशन हम लोग कर सकते हैं, और हमारे पास में ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि जिससे हम किसी भी कंडक्टर को एक ऐसे टेम्परेचर पे ला सकते हैं, यानी कि इतना ज्यादा ठंडा कर सकते हैं जहां पर उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाए, यानी मैक्सिमम हो जाए, एकदम कह सकते हैं कि एकदम सुपर फास्ट हो जाए, और साथ ही साथ में उसका जो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कंप्लीटली 0 हो जाए, कंप्लीटली 0 ओम हो जाए। और ये कंडीशन देखो, और हर एक मटेरियल की कह सकते हैं कि हर एक मटेरियल, जैसे कि आप मरकरी है, अब मरकरी को हम कंडक्टर है, अब इसको हम सुपर कंडक्टर कैसे बना सकते हैं। अब अगर हम इस मरकरी को -269 डिग्री सेल्सियस पे रख दें, 269 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हम रख दें, तो ये क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। मरकरी हो गया और लेड हो गया। लेड का क्या कंडीशन है, -266 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर बन गया। अब सोच के देखो इसका यूज कहाँ होता होगा। हम आम घरों, अपने घरों में क्यों नहीं यूज करते हैं इसे। नहीं, पहली बात तो इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, इसका जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक जगह है जहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, वो है हमारा स्पेस। ये खाली स्पेस नहीं, धरती के बाहर हम भाई, वहां पे एकदम ठंड है, बहुत ज्यादा ही ठंड है, मतलब आप बाहर निकलते ही जम जाओगे। तो वहां पे क्या है कि हम वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और हमारा वहां पे सुपर कंडक्टर यूज होता है। और कई जगहों पे कह सकते हैं कि कई देश यूज भी करते हैं यार। और अभी तो आप ये बता रहे हो, अभी आप सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हो, एक अल्ट्रा कंडक्टर भी होता है, अल्ट्रा सुपर कंडक्टर होता है। अब वो क्या होता है, वो एक पेपर लाइक चीज होती है। अगर उसको किसी भी कह सकते हैं कि उस पे कंडक्टर पे लपेट दो, किसी भी कंडक्टर पे लपेट दो, उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये उसका कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, और वो हमेशा के लिए सुपर कंडक्टर बन जाएगा। वो एक पेपर लाइक चीज होती है। उसको अभी मतलब कि वो अभी उसके ऊपर में काम किया जा रहा है। बहुत सारे कुछ लोगों ने थोड़ा मोड़ा बना लिया, लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट में नहीं बना पाए हैं, तो उसके ऊपर में अभी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन हाँ, अल्ट्रा कंडक्टर जो मैंने आपको बताया, वो यही कंडीशन होती है कि वो एक पेपर की तरह होता है। वो एक पेपर की तरह होता है, उसको ऐसा पेपर में बना दिया जाता है उस मेटल को, कि अगर किसी भी कंडक्टर पे लपेट दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ये होता है हमारा सुपर कंडक्टर, और उसकी कंडीशन कि हम कोई भी कंडक्टर हो उसको हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हो।
लेकिन बस हमें इस टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि कुछ मैंने एग्जांपल दे दिया, और सुपर कंडक्टर होता क्या है वो भी बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको नोट कर सकते हो, आगे आप इसकी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे काम आएगा। हो सकता है 11th-12th में या फिर इंजीनियरिंग अगर बहुत सारे बच्चे करने जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन लोगों को मिलेगी। हो सकता है कि प्रोजेक्ट वगैरह बनाने पे भी आए, तो आप लोग छाप लो। आइए अब हम लोग ये 2 क्वेश्चंस करते हैं। क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी 176 resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक 170 ओम का रेजिस्टर है। अब हमें ये बताना है कि यही इतने ओम के रेजिस्टर्स कितने लगेंगे जिसकी मदद से हम 5 एम्पियर और 220 वोल्ट कंप्लीट कर सके, यानी कि एक ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो सके। जैसे कि कह सकते हैं कि ये है हमारा, ऐसा कुछ दिया है 220 वोल्ट और ये हमारा करंट 5 एम्पियर है। अब भाई देखो 5 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हैवी रेजिस्टेंस होगा, तब तो 5 एम्पियर जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना जा रहा है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर अगर जा रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हैवी रेजिस्टेंस होगा। तो अब ये कितना होगा, क्या होगा, हमें यही पता करना है। और 176 ओम के कितनी रेजिस्टेंस और लगाएंगे पैरेलली, जिसकी मदद से हम ये अपना कंडीशन फुलफिल कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हमें पैरेलली लगाना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे x से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पैरेलल है, पैरेलल हमारा क्या होता है उसको हम लोग डिवाइड ही करते हैं। इन द सेंस अगर आपको याद रखना है तो हम यहाँ पे पैरेलल ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो अब देखो v इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, हमें पता है, सबको पता है। v कितना हमारा 220 है, ये कितना हमारा 5 है, और हमारा r कितना है, हमें 176/x, ये हमारा r है। इसको हम इधर ले आएंगे 220/5 इक्वल्स टू 176/x। ये हो गया, कट गया, ये 4। अब x को इधर ले आते हैं, 176/44 हो जाएगा, यानी कि हम इसको इधर लेके आते हैं, इसको हम इधर लेकर के जाते हैं, तो ये हमारा कंडीशन आ गया। तो ये हो गया, 11 से काटते हैं तो 4 11 जा 44 और 4 1 जा 11 1 जा 11 और इधर 6 जाएगा तो 6, 4 1 जा 4 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हम यहाँ पे 4 देखो, 4 पैरेलल में लगाएंगे, 176 176 176 176 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हमें ओम्स लॉ बताना है। देखो ओम्स लॉ तो हर बच्चे को पता होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। क्या होता है भाई, बताओ। शायद मैं पहले भी करा चुका हूँ ये, कोई नहीं, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो हम फिर से आप लोगों को बता देते हैं। इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखो आप, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। आइए हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ का मतलब है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, keeping physical condition constant।
ये लाइन जरूर लिखना, ये लाइन जरूर लिखना है। एग्जाम में यही लाइन लिखने के आपको नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर ये पूरा 2 नंबर का है तो 1 नंबर ये केवल इस लाइन को लिखने का है। याद रखना, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम यह नहीं बताएंगे कि फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमारा क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं, ये भी कंडीशन देखते हैं कि अगर फिजिकल कंडीशन हम कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हासिल होगा। देखो अब हमारा इस हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम देखें तो V इज डायरेक्टली, या कह सकते हो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यह चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अब इसको हमें इक्वल बनाना है, यहाँ पे हमें इक्वल लेकर के आना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या है, हमारा R है, यानी कि R क्या है, एक कांस्टेंट है। किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब भाई इस कंडक्टर को चाहे जितना मोड़ लो, तोड़ लो, कुछ भी कर लो, हमारा मतलब तोड़ने की बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर इसका हम लेंथ अगर इतना L ले लें, अगर L ले रहे हैं तो इसके लिए अब आप चाहे इसको पतला करो, चाहे मोटा करो, चाहे थोड़ा सा और बेंड वो कर दो, बेंड कर दो, लेकिन हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। अगर मान लेते हैं, हाँ अगर हम देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, इसकी एरिया इसका कम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कैसे, अब मान लेते हैं आप खाना खाते हो, खाना तो रोज ही खाते हो भाई, थाली में खाते हो, थाली में खाते हो, जब आप उसमें चावल रोटी सब्जी रखते हो, बड़ी सी थाली में चावल सब्जी रोटी रखते हो तो आराम से सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन उतना ही चावल रोटी दाल जो भी है आपकी जो थाली में रखते तो वही आप छोटी सी प्लेट में रखो, क्या पूरी चीजें एडजस्ट हो पाएंगी? आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा खाना है, लगेगा ना। यहाँ सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे एकदम सेम कंडीशन होती है कि भैया रेजिस्टेंस सबको चेंज हुआ नहीं दिखता है, मतलब चेंज हुआ दिखता है लेकिन एक्चुअली में चेंज नहीं रहता। ये है हमारा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का खेल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, हाँ वो चेंज हुआ दिखता है लेकिन एक्चुअली में चेंज नहीं होता। याद रखिएगा हमेशा, कोई भी आपसे कहे कि रेजिस्टेंस चेंज होता है, नहीं चेंज नहीं होता है, वो चेंज हुआ दिखता है, याद रखना। तो हमारा V = IR हो गया। अब मान लेते हैं कि भैया हम यहाँ पे अपना करंट कह सकते हैं कि सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा कंडक्टर होगा वो क्या होगा, कंडक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैल जाएगा, थोड़ा सा उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तब वहां पे थोड़ा सा ये मुश्किल होगा लगाना। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक कंडीशन और आ जाएगी, है ना, कि हमारा कम या ज्यादा थोड़ा बहुत कांस्टेंट हमारा यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये थोड़ा सा हमारा बदलने लगेगा। समझ गए? तो रेजिस्टेंस हमारा चेंज हुआ दिखेगा, मतलब कहने का सेंस यही है, चेंज हो मतलब बढ़ जाएगा घट जाएगा वो अपने हिसाब से होता है। समझ गया? तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब एक चीज होता है कंडक्टेंस। अभी कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है, यानी कि ये एक क्या है, प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, अलाउ करती है, यानी कैसे, सॉरी अलाउ नहीं, ऑफर करती है क्या, अपोजिशन। कितना अपोजिशन ये ऑफर करती है किसी भी करंट फ्लोइंग कंडक्टर, सॉरी करंट को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को ये क्या करती है, कितना अपोजिशन कह सकते हैं कि ऑफर करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये हर एक कंडक्टर का अलग अलग अपना होता है। और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ठीक है उसका उल्टा होता है। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि कितना हम अलाउ कर रहे हैं करंट को फ्लो करने के लिए। तो सबकी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होती है, सिल्वर की होती है। दूसरा किसकी होती है, कंडक्टर की होती है। अब सिल्वर हम घरों में क्यों नहीं लगा सकते, आप जानते हो सिल्वर महंगा होता है। साथ ही साथ में अगर आप सिल्वर लगा दिए और अगर चोरों को पता चला तो दूसरे दिन आपकी सारी वायरिंग हो गई गायब। समझ गया? तो इसीलिए हम लोग नहीं लगाते। बहुत सारे रीजंस होते हैं और भी रीजंस होते हैं। तो
ये हमारा कह सकते हैं कि दोनों एकदम अच्छे से सारी चीजें मैंने बता दी है, ओम्स लॉ बता दिया, ओम्स लॉ का एक एक चीज बता दी है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस हर एक चीज बता दी है। तो आप इसको नोट करें छापे। और अब मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो आप लोग इसको छाप लें। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये भी कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट के पर ध्यान दे करके इसको सॉल्व करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? गिवन बिलो आर दी थ्री डायग्राम शोइंग एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये किसमें एंट्री कर रहा है? ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हम बी लिखते हैं। ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब आइडेंटिफाई द केस इन विच द फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। हमें ये बताना है कि फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कौन से केस में फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, एंड मिनिमम, और मिनिमम किस पे लग रहा होगा। गिव रीजन ऑफ योर आंसर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब हमें डायरेक्शन भी पता करना है कि किस तरफ ये लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये बताना है कि भाई यहाँ पे क्या कौन सा रूल लगने वाला है। रूल कौन सा लगेगा? हमने याद है मोटर वाला रूल यूज किया था, मोटर का रूल। ठीक, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, सॉरी उसमें, हाँ मोटर का ही इलेक्ट्रॉन हमें पहले से दे रखा हुआ है, सॉरी करंट हमें पहले से दे रखा है, और हमें मैकेनिकल वर्क चाहिए होता है, उसमें मोशन चाहिए होता था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल का रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो हमारा कह सकते हैं कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा, क्या आएगा? पहले ये देखो किसमें मैक्सिमम होगा, किसमें मिनिमम होगा फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा होता है। क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा होता है। हमने इसको इग्नोर कर दिया था, क्यों इग्नोर कर दिया था? क्योंकि वहां पे हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है? एकदम परपेंडिकुलरली नीचे जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है हमारी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर देख लेते हैं, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना डिग्री बना रहा है? किससे? मैग्नेटिक फील्ड से कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो F इक्वल्स टू आई बी एल साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? आई बी एल 1 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा। क्या होगा? इस कंडीशन में हमारा फोर्स मैक्सिमम होगी, यानी कि यहाँ पे मैक्स होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मान लेते कुछ थीटा है, ये कुछ थीटा है। अब ये थीटा अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। क्यों 90 माइनस थीटा बनेगा? क्योंकि पहले थीटा 90 बन रहा था, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 90 माइनस थीटा, तो साइन F इक्वल टू साइन, अरे आई बी एल साइन 90 माइनस थीटा, तो F क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे कुछ तो होगा, लेकिन वो क्या होगा? मतलब इससे कम होगा। कह सकते हैं इससे ये कम होगा। तो कह सकते हो कि यहाँ पे नाइदर मिनिमम नाइदर मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम भी नहीं मैक्सिमम भी नहीं कह सकते हो। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसी के साथ में जा रहा है, पैरेलली ही जा रहा है। कोई एंगल बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। तो हमारा एफ आई बी एल साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो एफ बी हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनिमम। मिनिमम क्या है? यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। अब 0 ही लिखो, F इक्वल टू 0। तो ये समझ में आ गया। और डायरेक्शन आप खुद पता करिए, किससे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। आप लोग खुद इसकी डायरेक्शन लिख करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी डायरेक्शन क्या है। जिसका भी सही होगा मैं उसको कह सकते हैं कि हार्ट कह दे हार्ट या लाइक कर दूंगा, और कह सकते हैं कि उसका रिप्लाई भी कर दूंगा कि आपका सही है नहीं। ठीक है, और टेंशन मत लो, इन सभी की नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का चैनल दे रखा है, आप वहां पे जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ग्रुप कह सकते हैं ऐड हो सकते हैं, वहां पे नोट्स इन सबके प्रोवाइडेड है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मेहनत करके बोर्ड्स में जो आप यहाँ पे देख रहे हो वही सारी चीज़ें अगर एक बार पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, एक बार बस देखना है, एक बार रीड कर लोगे, और आपने मेरा वीडियो देखे हैं देख रखे हैं, तो क्या होगा
कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स विथ कॉन्सेप्ट्स कर ले जाओगे। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई और हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू देखने के लिए।